अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम को अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। आज हम रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 28 पे बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 23, 24, 26, 27 पे बात कर चुके हैं। 27 में हमने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का फ़र्क देखा था और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स पे बात की थी। आज हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स पे बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे मैंने आपको पहले भी लेक्चर नंबर 27 में बताया था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडम सैम्पलिंग होती है। तमाम की तमाम जो भी सैंपल्स हैं उनका इक्वल चांस होता है। सबकी प्रोबेबिलिटी होती है सैंपल में इंक्लूड होने के लिए। यानी कि एक की ऐसा नहीं कि सिर्फ एक की ही प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। तमाम की इक्वल चांस होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इंक्लूड हो। अब इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम सैंपल, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल। स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पर आपको बताया है, इसी का ही प्रोसेस बताया हुआ है। स्ट्रैटिफाइड जब हम इस पे बात करेंगे तो हम फर्दर एलोबरेट करेंगे इस पे। प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट और क्लस्टर सैम्पलिंग और डबल सैम्पलिंग, और फिर यहाँ पर कौन सा डिजाइन ज्यादा एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट होगा उस पे बात की जाएगी। तो सबसे पहले तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे बात करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि सबके इक्वल चांस, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वली होने की, सैंपल में इंक्लूड होने की। इसे हम किस तरीके से करते हैं कि ये हमारे पास टेबल्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक टेबल की एग्जांपल दिखा दूं कि ये देखें, जैसे यहाँ पर हमारे पास टेबल की एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम रैंडमली चूज कर लेते हैं, जिस पे भी हमारा आया। कंप्यूटराइज्ड आजकल हो गए हैं, तो जो भी डिजिट पे आएगा तो वो हम लोग इंक्लूड करेंगे। सैंपल के हिसाब से होता है, आपका सैंपल कितनी साइज का है उसके हिसाब से ये नंबर्स चेंज होते हैं। लेकिन ये डिजिट्स आपके कंप्यूटराइज्ड भी होते हैं। आप इजीली इन्हें कंप्यूटर में डालेंगे और आपको रैंडमली पता चल जाएगा कि किसे इंक्लूड करना है। तो इसमें रिसर्चर की मर्जी नहीं होगी कि मुझे इस सैंपल को इंक्लूड करना है या इस सैंपल को इंक्लूड करना है, ये रैंडमली सेलेक्ट होगी। एक ये हमारी रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गई। अब सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग भी यही है कि प्रोबेबिलिटी सबकी होती है, लेकिन इसमें क्या, एक खास इंटरवल पे बात की जाती है। खास इंटरवल पे यानी कि अगर रिसर्चर बोलता है कि मुझे 10th इंटरवल के बाद चाहिए, यानी एक सैंपल है, फिर उसके बाद 10 इंटरवल के बाद नेक्स्ट हमारा, उसके बाद वापस 10, इस तरीके से कंटिन्यू 10 इंटरवल के बेसिस पे आपका रैंडमली सेलेक्ट होगा सैंपल। तो यहाँ पर आपके पास टेबल था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में इंटरवल्स के बेसिस पे। अब रिसर्चर इस पे देखता है कि कितने इंटरवल्स पे बात करनी है, आया वो 10 इंटरवल है, 20 है, या जितने भी, वो रिसर्चर के ऊपर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। अब हमारे पास एक ग्रुप है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज है, मगर हम सारे ग्रुप्स को अलग अलग सब ग्रुप्स में डाल देते हैं। एक मेन ग्रुप है, उससे हमने दो सब ग्रुप में डाल दिया, ए और बी। अब ए में जितने लोग होंगे वो सब एक जैसे क्वालिटीज वगैरह के लोग होंगे, और बी में जो होंगे वो तमाम के तमाम सारे एक जैसे क्वालिटीज के होंगे। यानी कि हमारे पास जो मेन ग्रुप था वो हमारे पास सबका सब अलग था, लेकिन हमने जब इसे सब ग्रुप में डिवाइड किया तो ग्रुप आपस में इक्वल क्वालिटीज के हो गए। ए वाले एक जैसे हो गए, बी वाले एक जैसे हो गए। तो यानी एक मेन ग्रुप को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, वो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। अब स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। अब प्रोपोर्शनेट वर्सेस डिसप्रोपोर्शनेट। अब आपके पास प्रोपोर्शन, जो पॉपुलेशन है आपने ली है उस के हिसाब से आपने प्रोपोर्शन, उसके हिसाब से आपने सैम्पलिंग सेलेक्ट की है। यानी जो आपकी मेन पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आपने अपनी सैम्पलिंग सेलेक्ट की है, तो वो प्रोपोर्शनेट है। और अगर उसके हिसाब से मेन उसके आपके पॉपुलेशन के हिसाब से आपने अपनी सैम्पलिंग सेलेक्ट नहीं की तो वो डिसप्रोपोर्शनेट है। अगर की है तो प्रोपोर्शनेट और नहीं की तो डिसप्रोपोर्शनेट। क्लस्टर सैम्पलिंग, हम इसमें क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, एक ग्रुप को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। अब जो हमारा पूरा ग्रुप है वो तो एक जैसा है, लेकिन जब हम क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं तो वो एक जैसे नहीं रहते, वो चेंज हो जाते हैं।
अब क्लस्टर सैंपलिंग में हमारे पास मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी होती है, यानी कि सिर्फ एक ही स्टेज पे सैंपलिंग नहीं होती कि सिर्फ और सिर्फ हमने हाउस होल्ड पे कर दी, नहीं। हम अगर पूरा जोग्राफिक एरिया देख रहे हैं, फिर उसमें कौन सी सिटी देख रहे हैं, फिर वहाँ की भी लोकेशन देख रहे हैं, फिर कौन सी फैमिलीज है और कितने हाउस होल्ड है, तो ये मल्टी स्टेज में आ जाती है बात, तो ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग है। और क्लस्टर सैंपलिंग आपकी जो है वो बहुत इकोनॉमिकल है, और ये ज्योग्राफिक एरिया, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ज्योग्राफिक एरियाज को कवर करने के लिए क्लस्टर सैंपलिंग यूज होती है। अब डबल सैंपलिंग क्या है कि आपने किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की एक ग्रुप से, अब आपके पास वो इंफॉर्मेशन तो आ गई, अब आपको दोबारा से कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई है, कुछ आपको और ज्यादा पूछना है, उस पर रिसर्च करनी है, तो आप दोबारा से उनसे पूछेंगे उस ग्रुप से, यानी कि डबल आप उस पे ग्रुप पर जाएंगे और उनसे पूछेंगे, रिसर्च करेंगे, तो ये वो डबल सैम्पलिंग होगी, यानी 2 दफा या जितनी भी दफा। अब यहाँ पर कौन सा सैंपल डिजाइन एप्रोप्रिएट है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सैंपल डिजाइन हमें अपनी स्टडी में यूज करना है, तो इसके लिए कुछ अहम पॉइंट्स हैं, जैसे कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब आपको कितना एक्यूरेट अपना रिजल्ट रखना है, उस हिसाब से क्या कॉस्ट होगी, किस तरीके से क्या लोग होंगे, उसके हिसाब से आप अपना सैंपल डिजाइन चूज करेंगे। रिसोर्सेस, यानी आपके पास कितना बजट है, कितने लोग हैं, किस तरीके से, तो रिसोर्स के ऊपर भी वैरी करता है। अब जरूरी नहीं है कि एक रिसर्चर और दूसरा रिसर्चर एक ही सैंपल डिजाइन यूज करे, दोनों अलग अलग यूज कर सकते हैं, वो रिसोर्स पे बेस करता है। अब एडवांस नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन, किस तरीके से, अब आपको नॉलेज कितनी है पॉपुलेशन की, पहले से आपको कितना पता है पॉपुलेशन के बारे में, तो आप कौन सी स्टडी में कौन सा सैंपल लेंगे, कौन सा सैंपल डिजाइन यूज करेंगे, वो आपका एडवांस नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। अब अगर आपको नेशनल करनी है या फिर लोकल प्रोजेक्ट पे स्टडी करनी है, उस पे भी बेस करता है। अगर आपका ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग में बताया था, इस वाली सैम्पलिंग में, क्लस्टर सैम्पलिंग में ज्योग्राफिक एरिया, वाइड ज्योग्राफिक एरिया कवर करना है तो क्लस्टर सैम्पलिंग होगी, तो इस तरीके से हमारी डिजाइन इस पे भी बेस करती है। और अगर हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है, यानी हमें स्टैटिस्टिक्स लगाने हैं, सैंपल ड्रॉ करने हैं उस स्टैटिस्टिक्स से, तो फिर हमारी एक दूसरी ही डिजाइन रिसर्च की यूज होगी, एक दूसरा ही हमारे पास सैंपल डिजाइन यूज होगा। तो ये हमारे पास कौन सा अप्रोप्रिएट डिजाइन है, इसके चंद पॉइंट्स ये थे। कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।